नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी की सबसे महत्वपूर्ण टाइप यानी रजिस्टर के बारे में। पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। आज हम देखेंगे कि जो मेमोरी होती है अलग अलग प्रकार से उनका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, रजिस्टर जो होता है वो कॉन्सेप्ट बेसिकली एएलयू के साथ यूज आता है। मतलब जब एएलयू डेटा की रिक्वायरमेंट करता है या सीयू डेटा की रिक्वायरमेंट करता है या इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है वो डेटा की रिक्वायरमेंट करते हैं, तो रजिस्टर के थ्रू वो डेटा फैच होता है। फैच होना मतलब रीड होता है, राइट होता है, ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी से डेटा रैम में लेकर आते हैं इसे फैच बोलते हैं, और अगर रैम से सेकेंडरी में डेटा को भेजते हैं इसे हम राइट करना बोलते हैं। देखो, यहां से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। हमने पीछे देखा था कि जो रजिस्टर्स होते हैं उस रजिस्टर के बारे में जानने से पहले हमने एक छोटा सा चित्र बनाया था, ऐसा एक स्टेयर बनाई थी। उस स्टेयर पर हमने एक लाइन लिखी थी कि सबसे ऊपर जिस मेमोरी का नाम था हमारे पास उसे हमने क्या कहा था, रजिस्टर कहा था, और नीचे जो मेमोरी थी उसे हमने क्या कहा था, सेकेंडरी कहा था। यहां पर हमने क्या नाम लिखा था, कैच नाम लिखा था, और यहां पर हमने क्या नाम लिखा था, प्राइमरी। ये चीजें हमने पिछले सेक्शन में सीखी थी। अब यहां देख रहे हैं कि जो हमारे कुछ रजिस्टर्स के प्रकार है वो कैसे काम करते हैं, एक स्टेप बाद देखेंगे। लेकिन वास्तव में जब बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होता है कंप्यूटर सिस्टम का, वहां पर रजिस्टर का काफी अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखें कि व्हाट इज द रजिस्टर्स। तो हम अगर बात करें रजिस्टर की तो आप कह दें कि सर ये अर्धचालक का बना होता है। रजिस्टर किसका बना होता है, तो आप एक लाइन में कह दें कि रजिस्टर किसका बना होता है, अर्धचालक का बना होता है। अब मुझे बताओ अर्धचालक हम कौन कौन से इस्तेमाल में लेते हैं, तो आप कहेंगे सर एक अर्धचालक होता है जिसे सिलिकॉन कहते हैं, दूसरा कहते हैं जर्मेनियम। जहां पर भी अर्धचालक शब्द का इस्तेमाल हुआ वहां पर आपने ये कहा, जहां पर भी अर्धचालक वर्ड का इस्तेमाल हुआ वहां पर आपने ये कहा कि सर ये रजिस्टर जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब होता है रजिस्टर का नेचर कैसे होता है, तो आपने कहा सर रजिस्टर आपके कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। जो अर्धचालक का बना होगा वोलेटाइल नेचर का होगा, और जिस पर आयरन ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड लगा होगा वो आपका स्थायी नेचर वाला होगा। तो यहां पर हमने अस्थायी नेचर की बात की। फिर हमें इस स्टेयर्स को देखकर दो और चीजें समझ आई थी। वो क्या थी, वो आपने कहा सर सबसे छोटी मेमोरी होता है। रजिस्टर के बारे में आपने क्या कहा था कि सर सबसे छोटी होता है, तो सबसे छोटी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट मेमोरी। रजिस्टर क्या होता है आपका, सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट मेमोरी होता है। अब बात करें नंबर पर, सबसे तेज रजिस्टर क्या होता है, कौन सी मेमोरी होता है, तो आप कहेंगे सर रजिस्टर क्या होता है, सबसे तेज मेमोरी होता है। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं तो तेज का मतलब क्या होता है कि रजिस्टर क्या होता है, आपकी फास्टेस्ट मेमोरी होता है। सबसे तेज चलने वाली मेमोरी भी कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। यहां से हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि रजिस्टर क्या होता है, सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर क्या होता है, सबसे छोटी मेमोरी होती है। रजिस्टर किसका बना होता है, अर्धचालक का। रजिस्टर का नेचर कैसा होता है, तो हमने कहा कि रजिस्टर का नेचर आपका वोलेटाइल नेचर होता है, अस्थायी नेचर होता है। ठीक है, अब एक और बात, रजिस्टर की साइज 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट होती है। ऐसे हम रजिस्टर की किसका इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग साइज का इस्तेमाल करते हैं या अलग अलग साइज का हम उपयोग करते हैं। यहां से हम एक जनरल सी चीज आगे लेके चलते हैं कि वास्तव में रजिस्टर की वर्किंग कैसे होती है, कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं, ये हम समझने की बात करते हैं। वास्तव में कंप्यूटर आर्किटेक्चर के केस में रजिस्टर आपके एएलयू के साथ जुड़े होते हैं, एएलयू के साथ काम करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की जो साइज होती है उसकी साइज के अनुसार रजिस्टर की क्या होती है, साइज होती है। चलिए यहां से हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं रजिस्टर के टाइप्स का। कितने प्रकार के रजिस्टर हम इस्तेमाल में लेते हैं, तो आप कहेंगे सर एक रजिस्टर होता है जिस रजिस्टर को हम जानते हैं MAR, दूसरा होता है MBR, तीसरा होता है PC, चौथा होता है एक्यूमुलेटर, पांचवा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और छठा होता है इनपुट आउटपुट रजिस्टर। यहां से कॉन्सेप्ट क्या बनता है दोस्तों, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो ये आपकी मेमोरी है। क्या है, ये आपकी मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर हमें पहले से ही लिखकर देना पड़ता है
पहले से समझाना पड़ता है कि वर्ड की लेंथ कितनी है, वर्ड की लेंथ कितनी है और कितने वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। वर्ड की लेंथ का मतलब हुआ कि हम तो ये जानते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है या हमारी जो मेमोरी यूनिट है उसमें 8 बिट में 1 बाइट होता है, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है, प्रोसेसर है, वो तो 8, 16, 32, 64 बिट का होता है। तो हमारे केस में वर्ड की लेंथ जो प्रोसेसर होगा उसके अकॉर्डिंग 8, 16, 32 बिट की हो जाएगी। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 16 बिट वर्ड लेंथ है, कितने बिट वर्ड लेंथ है? 16 बिट। तो 16 बिट का मतलब हुआ हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 2 की पावर 4। जो डेटा हम स्टोर करते हैं 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ? 16। सपोज करते हैं कि जो हमारे पास एड्रेस है, एड्रेस आपके 8 बिट के हैं। एड्रेस कितने बिट के हैं? 8 बिट के हैं। तो हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि भाई इसके अंदर जब भी कोई बिट बनेगी, जब भी कोई एड्रेस बनेगा तो वो बनेगा 0 0 0 0 0 0, 3 और 3 6 7 8। यानी इसके अंदर जो एड्रेस होगा वो 0 0 0 0 होगा 8 बार, क्योंकि एड्रेस को हमने 8 बिट माना है और इसके अंदर जो डेटा आ रहा है, वर्ड की लेंथ है, उसे हमने क्या माना है? 2 बाइट माना है। 2 बाइट का मतलब कितना हो गया? 16 बिट। 16 को हम 2 की पावर 4 बोलते हैं। अब इस लास्ट वाले का कंटिन्यू एड्रेस क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 3 3 6, 9 नहीं होगा, 8 ही होगा, 2 4 6 8 8। अब इस वाले का एड्रेस क्या होगा? 0 0 0 0, कितनी बात? 0 1। ठीक है, ऐसे ही इसका एड्रेस कंटिन्यू चलेगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा भी लिखा होगा, जैसे A लिखा है, C लिखा है, Z लिखा है, Q लिखा है, P लिखा है, M लिखा है, N लिखा है, O लिखा है, कुछ ना कुछ डेटा लिखा होगा। वो डेटा इसके अंदर जो स्टोर होगा, उस डेटा की जो लिमिट होगी, उस डेटा की जो साइज होगी, वो कितनी होगी? आपकी 2 बाइट, या अपन कह दें 2 की पावर 4 बिट, 16 बिट। ठीक है मेरी बात? ऐसे हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो अगर मैं इसको कहूं कि मेरा डेटा क्या है, तो 2 की पावर 8 का मतलब 256 होता है गुणा 16। ये हमारी मेमोरी का स्टैंडर्ड है। यहां से अगर मैं इसको यूज करता कि सर 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 20 है, 2 की पावर 30, कुछ भी कर सकता था, तो ये वाला स्टैंडर्ड बढ़ जाता। आगे वाले स्टैंडर्ड में हम वर्ड की लेंथ 16 बिट का प्रोसेसर तो यहां पे 16 कर दिया, 32 का होता तो यहां पे क्या करते? 32, 64 का होता तो क्या करते? यहां पर 64 कर देते। ठीक है, रजिस्टर के केस में हमने सिंपल बात जानने की कोशिश की। अब मैं आपको यहां से क्या बता रहा हूं, समझो। मैं यहां से कह रहा हूं सबसे पहला एड्रेस रजिस्टर है, इसे बोलते हैं MAR। नाम क्या होता है? फुल फॉर्म मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये यहां से जिस प्रोसेस को हम मेमोरी में यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस का क्या बताएगा? एड्रेस। सपोज करते हैं हम ये C वाला यूज कर रहे थे, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? ये 0000001, ये वाला एड्रेस हमें बताएगा। तो ये जो MAR रजिस्टर है, ये क्या होल्ड कर रहा है? वास्तव में जो प्रोसेस चल रही है उसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। अब दूसरा रजिस्टर है जिसका नाम लिखा है MBR। क्या बोलते हैं? मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर की जगह पर इसका एक और नाम होता है, आप बोल सकते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर। इसका एक और नाम होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। इस बफर रजिस्टर को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? MDR, मतलब मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये वास्तव में इस ऊपर वाले रजिस्टर के पास तो इसका क्या था? एड्रेस था कि कहां से डेटा एक्चुअल में फेच करना है, कहां से वर्ड वास्तव में लेकर आना है। लेकिन इस बफर वाले के पास में एक्चुअल में वो वर्ड है, ये डेटा है। यानी वास्तव में ये जो C वाली वैल्यू जो लिखी है, इसे भी हम वैसे 001 में लिखेंगे। ये वाली जो वैल्यू हमने लिख रखी है, इस वाली वैल्यू को होल्ड करने का काम कौन करता है? MBR करता है। ठीक है मेरी बात? एक रजिस्टर है जिसे बोलते हैं PC। PC का मतलब हुआ प्रोग्राम काउंटर। क्या मतलब हुआ? प्रोग्राम काउंटर। तो PC क्या करता है? ये तो था आपका प्रेजेंट प्रोसेस के लिए। किसका था? प्रेजेंट प्रोसेस के लिए था। लेकिन PC क्या करता है? जो आपकी अगली प्रोसेस आपको यूज करनी है, अगली प्रोसेस यूज करनी है, आप यहां पर थे, ये काम में ले रहे थे एड्रेस, तो अगला हम ये वाला काम में लेंगे, तो क्या एड्रेस होगा इसका? 0010 और 0000। तो ये एड्रेस होल्ड करेगा। तो आपसे पूछे कि नेक्स्ट जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी है, नेक्स्ट प्रोसेस जिसका हमें यूज करना है,
उसका एड्रेस कौन होल्ड करता है, उसका एड्रेस किसके पास रहता है, तो आप सीधी भाषा में जवाब देंगे उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो पीसी रजिस्टर होता है उसके पास रहता है। अगला है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। दोस्तों जब भी हम मेमोरी से डेटा की डिमांड करके बैठते हैं, जब भी मेमोरी से डेटा फैच करने के लिए बैठते हैं, तो कुछ देर के लिए वो एएलयू के पास जाने से पहले किसके अंदर रुक जाता है, इस एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रुकता है। यानी एक्यूमुलेटर क्या करता है, थोड़ी देर के लिए जो हमारा डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वैल्यू है, उसे क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है, उसके बाद ये एएलयू के पास भेज देता है। दूसरा हमारे पास है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या होता है, फंक्शनिंग क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि 2+3 करना है, कितना आएगा, 5 आएगा। तो 2+3 ये प्लस जो इंस्ट्रक्शन है, प्लस की जगह मैं कह रहा हूं ऐड जो इंस्ट्रक्शन है, सब्सेक्ट जो इंस्ट्रक्शन है, क्या एक्चुअल में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को करना है, ये जानकारी इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास रहती है। प्रिंटर, कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो कौन से रजिस्टर के पास रहती है, इस इनपुट आउटपुट रजिस्टर के पास रहती है। वास्तव में रजिस्टर होते क्या हैं, एक सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं, एएलयू के साथ ही काम करते हैं। टेक्निकली जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं, लॉजिकल गेट्स जो होते हैं, उन्हीं से मिलकर आपके क्या बनते हैं, रजिस्टर। अलग अलग रजिस्टर आपके सीपीयू में लगे होते हैं जिनकी फंक्शनिंग अलग अलग होती है, जो अलग अलग काम करते हैं। क्या करते हैं, जिनकी फंक्शनिंग भी अलग अलग होती है और काम भी क्या करते हैं, जो अलग अलग करते हैं। ठीक है बात यहां तक। चलिए अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताने के बाद आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना बात को क्या बता रहा था। सबसे पहला रजिस्टर था 1 नंबर पे, जिसे हम क्या बोल रहे थे, MAR। क्या बोल रहे थे, MAR। क्या होल्ड करता है, वर्तमान प्रोसेस का एड्रेस। जो करंट प्रोसेस है उसका क्या होल्ड करता है, एड्रेस। वर्तमान प्रोसेस की जगह पर आप ऐसा कह सकते हो कि आपकी क्या है, करंट प्रोसेस जो है, करंट प्रोसेस का क्या रखेगा, ये एड्रेस रखेगा। दूसरा रजिस्टर हमारे पास जो होता है जिसे हम कहते हैं MDR या जिसे हम कहते हैं MBR। सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान जो प्रोग्राम रन हो रहा है, वर्तमान में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, उसका डेटा होल्ड करने का काम कौन करता है, उसकी वैल्यू होल्ड करने का काम कौन करता है। ये जो डेटा या वैल्यू जो थी इसे होल्ड करने का काम कौन करता है, तो आप कहोगे वर्तमान प्रोसेस का डेटा क्या करता है, होल्ड करंट प्रोसेस डेटा। जो करंट प्रोसेस है उसके डेटा को होल्ड करने का काम कौन करता है, MDR करता है या MBR करता है। ठीक है मेरी बात याद रखना, सिंपल सी कहानी है। फिर देखो उसके बाद नंबर तीसरे पर, कौन से नंबर पे, तीसरे पे क्या लिखा है, PC। PC का मतलब क्या होता है, ऊपर लिखा मैंने, क्या मतलब होता है, प्रोग्राम काउंटर। क्या मतलब होता है, प्रोग्राम काउंटर। ये क्या करता है, नेक्स्ट प्रोसेस का एड्रेस होल्ड करता है। नेक्स्ट प्रोसेस का एड्रेस होल्ड करता है, तो या मैं कह दूं प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड एड्रेस। जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली है उसका क्या होल्ड करके रखेगा, ये एड्रेस होल्ड करके रखेगा। ठीक है, अब देखो एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, डेटा को कुछ देर तक होल्ड करता है। जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है, डेटा को कुछ देर के लिए होल्ड करने वाला है। जो नेक्स्ट प्रोसेस कुछ देर बाद जिसका नंबर आने वाला है, उस डेटा को होल्ड करने का काम कौन करेगा, आपका प्रोसेसर करेगा।
ये सॉरी एक्यूमुलेटर रजिस्टर करेगा। देखो वास्तव में ये डेटा भेजते किसके पास है, प्रोसेसर जो हमारा होता है ना, उसी के पास डेटा भेजने का काम इन रजिस्टर्स का होता है। ठीक है, अब देखो अगला कौन सा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या स्टोर करता है, निर्देशों को संग्रहित करता है। निर्देश क्या होते हैं, एलयू को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, भी ऐड कर, सब्सट्रैक्ट कर, कंपेयर कर, ये जो इंस्ट्रक्शन उस पर्टिकुलर डेटा के साथ जाती है, उन को हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अब देखो यहां पे अगला क्या लिखा है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ये क्या स्टोर करता है, इनपुट आउटपुट से संबंधित जानकारी। ये क्या होल्ड करके रखता है, इनपुट आउटपुट से संबंधित जो जानकारी होती है, इनपुट प्रिंटर पर किस तरह जाएगा, जो डेटा होता है वो कैसे जाएगा, या इनपुट कीबोर्ड के थ्रू कैसे हुआ, ये सब जानकारी इस इनपुट आउटपुट रजिस्टर के पास रहती है। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब इससे संबंधित सवाल क्या बनते हैं, इससे संबंधित सवाल क्या बनते हैं, रजिस्टर के प्रकार हमने देख लिए थे। प्रश्न क्या बनता है, देखो पहला प्रश्न, फास्टेस्ट मेमोरी, क्वेश्चन वाचक चिन्ह। एक नंबर पे नाम आता है कैच, 2 नंबर पे नाम आता है प्राइमरी, 3 नंबर पे नाम आता है रजिस्टर्स, और 4 नंबर पे नाम आता है सेकेंडरी। बताओ सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, बिना सोचे समझे आप जवाब देंगे कि सबसे तेज मेमोरी यही है। मेमोरी में वर्ड की साइज जितनी, वर्ड की साइज जितनी अधिक होगी प्रोसेस स्पीड उतनी ही कम होगी, अधिक होगी, बहुत कम होगी, बहुत अधिक होगी। यहां से समझो, यहां से बताने की कोशिश करो कि अभी मैंने क्या बताया था कि हम बिट बाइट का कॉन्सेप्ट यूज करते मेमोरी के केस में, तो 8 बिट तो फिक्स है, 1 बाइट होता है, लेकिन वर्ड की लेंथ कभी फिक्स नहीं होती है। आप 32 बिट का प्रोसेसर यूज करो तो वर्ड की लेंथ 32 बिट हो जाएगी, अगर आप 64 बिट का प्रोसेसर यूज करो तो वर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 64 बिट। तो आप मुझे बताओ कि 32 बिट का प्रोसेसर तेज गति से काम करता है या 64 बिट का तेज गति से काम करता है, तो आप सीधी भाषा में कहेंगे सर 64 वाला तेज चलता है। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 64 बिट के प्रोसेसर में डेटा प्रोसेस करेंगे तो 32 बिट के कंपैरिजन में तेज चलेगा। तेज कितना चलेगा, अभी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा, तो क्या कहेंगे, बहुत क्या होगी, अधिक। 4 नंबर पे ये लाइन याद रखना, वर्ड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी प्रोसेसिंग स्पीड उतनी तेज होगी। वर्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट कहां से आया, आपने कहा सर एक प्रोसेसर एक टाइम में 1 बाइट प्रोसेस करता है, तो बाइट तो फिक्स हो गई, लेकिन अगर कहे कि मेरा प्रोसेसर 16 बिट का है तो मैं क्या कहूं, कितने बिट का एक वर्ड बन गया, मेरा 16 बिट का एक वर्ड बन गया। अगर मेरा प्रोसेसर 32 बिट का है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेरा एक वर्ड जो है उसकी साइज क्या हो गई, 32 बिट। वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। अब आप कहोगे सर वर्ड तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो उसका मतलब यहां पर बन गया कि जैसे हम बाइट का कॉन्सेप्ट यूज करते थे वैसे ही अब यहां पर वर्ड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने यहां पर रजिस्टर के बारे में जाना। रजिस्टर के बाद दूसरे नंबर पे एक और मेमोरी होती है, उसका भी हम अभी जिक्र करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ एक नॉन टेक्निकल कहानी मैंने बहुत शानदार वाली जोड़ी है, उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां से देखकर अगर मैं बताऊं कि कैश मेमोरी मेरे पास होती है, इस कैश मेमोरी को मैं एक और नाम से जानता हूं, वो क्या है वो देखो।
कैश मेमोरी का दूसरा नाम होता है, कैश मेमोरी का दूसरा नाम होता है, दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या है? तो आप कहोगे सर इस कैश मेमोरी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बफर मेमोरी। कैश मेमोरी को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर कैश मेमोरी बफर मेमोरी होती है। यहां से एक और बात मैं बता दूं कि कैश मेमोरी किसकी बनी होती है, तो आप कहोगे सर कैश मेमोरी किसकी बनी होती है? अर्धचालक की बनी होती है। कैश मेमोरी किसकी बनी होती है? तो आप कहोगे सर अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की बनी होती है। अगर मैं ये कहूं कि कैश मेमोरी अर्धचालक की बनी होती है या कैश मेमोरी सेमीकंडक्टर की बनी होती है, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि इसका नेचर कैसा होगा? बोलो, इसका नेचर कैसा होगा? वोलेटाइल। वोलेटाइल को क्या बोलते हैं? किस नेचर की मेमोरी होगी दोस्तों? तो आप कहेंगे सर ये अस्थाई मेमोरी होगी। कौन सी मेमोरी होगी? अस्थाई मेमोरी होगी। मतलब इसमें डेटा आपका परमानेंटली संग्रहित या स्टोर नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखो, इसके आगे चलकर हम बात करते हैं। वोलेटाइल या अस्थाई के बाद थोड़ी बातें हमारे दिमाग में समझने वाली आती है कि ये कहां पर लगी होती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये जो रजिस्टर्स है ना, कहां पर? रजिस्टर और दूसरी कौन सी मेमोरी है? रैम के बीच लगी होती है। क्या कह सकते हैं? रजिस्टर और रैम के कहां लगी होती है? बीच लगी होती है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है मुझे बताओ? रजिस्टर की गति ज्यादा तेज है या फिर रैम की गति तेज है? बताओ मुझे, रजिस्टर की गति तेज है कि रैम की गति तेज है? तो आप कहेंगे सर रजिस्टर की गति रैम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। ये बात मैंने पहले ही कहा, जैसे जैसे मेमोरी का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो आप कहेंगे सर हाँ, क्योंकि रजिस्टर की और रैम की गति में डिफरेंस होता है, तो इन दोनों की गति को मैनेज करने के लिए हम अलग से एक मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। उस मेमोरी को हम किस नाम से जानते हैं? उस मेमोरी को हम कैश मेमोरी कहते हैं। तो कैश मेमोरी क्या काम करती है? रैम और रजिस्टर की गति को मैनेज करती है। तो यहां पर आप कह सकते हैं ये क्या काम करती है? रैम व रजिस्टर्स की गति को मैनेज करती है। रैम व रजिस्टर की गति को मैनेज करने का काम कौन सी मेमोरी करती है? तो आप सीधी भाषा में कह सकते हो कि कैश मेमोरी जो होती है वो रैम और रजिस्टर की गति को कंट्रोल करती है, रैम और रजिस्टर की गति को मैनेज करती है। यहां तक बात समझ आई? यस सर, थोड़ा आगे चले। बिल्कुल चलिए, देखो इस कॉन्सेप्ट को यहां पर हम कैसे समझ सकते हैं, अगली स्लाइड पर चलकर बात करते हैं। सर कैश मेमोरी हार्डवेयर होती है कि सॉफ्टवेयर होती है? ये सवाल मत पूछो भाई, क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने आपको पहली क्लास से लेकर इस 17-18 नंबर की क्लास तक पढ़ाया है वो सभी के सभी हार्डवेयर है। दूसरी बात, आप चित्र में देखो, ये किसका चित्र है? कैश मेमोरी का। कहां पर लगी होती है भाई? मदरबोर्ड पे लगी होती है। तो जो दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, उसे हम हार्डवेयर कहेंगे कि सॉफ्टवेयर कहेंगे? सर उसे तो हम हार्डवेयर कहेंगे। तो इसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो चित्र हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक प्रकार का क्या है? हार्डवेयर है। चलिए कैश मेमोरी के कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत बातचीत मुझे आप लोगों से करनी है। मुझे एक चीज समझाओ। जी सर समझो। मुझे एक चीज बताओ कि जब किसी डेटा को परमानेंट संग्रहित करना होता है, परमानेंट स्टोर करना होता है, तो हम कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं? तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि सर ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है मेरी बात? किसी डेटा को टेम्परेरी स्टोरेज की बात आए तो हम किसकी बात करते हैं? रैम की बात करते हैं। बताओ रैम में डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है या परमानेंट स्टोर होता है? तो आप कहेंगे सर रैम में डेटा आपका टेम्परेरी स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि रैम आपकी अर्धचालक की बनी होती है और जो भी अर्धचालक का बना होगा उसमें पावर ऑफ करने के बाद डेटा हट जाता है। तो हम किसी डेटा को अगर परमानेंट संग्रहित करना चाहते हैं तो रैम से निकालकर कहां भेजना होता है? सेकेंडरी से, और सेकेंडरी से निकालकर उसे कहां भेजना होता है? रैम में। यानी हमारा जो डेटा होता है एक्चुअल में उसे हम रैम से सेकेंडरी में भेज सकते हैं और सेकेंडरी से किस में भेज सकते हैं? रैम में भी भेज सकते हैं। तो अगर मैं कहूं सेकेंडरी से डेटा को कॉल किया रैम में, तो इसे टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं फेच, FETCH। और अगर मैं डेटा को रैम से सेकेंडरी में भेज रहा हूं, इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करता हूं राइट करना। इस फेच की जगह पर एक और वर्ड यूज कर सकता हूं कि डेटा को क्या कर रहा हूं? रीड कर रहा हूं। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि क्या रैम हर बार डेटा को सेकेंडरी से रीड करती है
या यहां पर कोई एक और कॉन्सेप्ट काम करता है जहां से रैम पहले डेटा को उठाती है। तो एक और मेमोरी यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं कैच। समझाने का मतलब क्या हुआ कि रैम जब भी डेटा की डिमांड करेगी तो सबसे पहले किससे बात करेगी? कैच से। अगर वो डेटा कैच में मिल जाता है तो ठीक है, वरना सेकेंडरी क्या करती है, उस डेटा की एक कॉपी तो कैच को देती है और एक कॉपी किसे पकड़ा देती है? इस रैम को पकड़ा देती है। तो यानी अगर सवाल पूछा जाए आप लोगों से, प्रश्न पूछा जाए आपसे कि रैम में जो सूचनाएं ज्यादातर काम आती है, जिन सूचनाओं को रैम उपयोग में ले रहा है, वो सूचनाएं किसके पास रहती है? तो आप कहेंगे सर वो कैश के पास रहती है। दूसरा, रैम या प्रोसेसर जब भी डेटा को सबसे पहले सर्च करना शुरू करेगा तो कौन सी मेमोरी से डेटा को सर्च करना शुरू करेगा? इस कैच से। दोस्तों आगे सीखेंगे हम टेक्निकली, कैच हम ऐसे तीन प्रकार का इस्तेमाल लेते हैं, L1, दूसरा L2, तीसरा L3। अच्छा, अगर कहें सबसे तेज कौन सा है तो L1, सबसे बड़ा कौन सा है तो L3। अच्छा, L1 सबसे तेज, फिर उससे कम, फिर उससे कम। फिर स्टोरेज किसका ज्यादा? L1 का सबसे ज्यादा, L2 का उससे कम और L1 का सबसे कम। अब इस कॉन्सेप्ट को यहां पर हम समझते हैं। एक बात बताऊं, आप अगर कोई शहर में रहते हो, जयपुर में रहते हो, तो क्या किसी ने आज तक आपको जयपुर में खाना खाने के लिए बुलाया क्या? अरे किसी गेस्ट को घर पे आमंत्रित किया क्या? टीचर को, स्टूडेंट को किया क्या? आप कहेंगे सर नहीं किया। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा इस कैश मेमोरी के साथ मैं जोड़ता हूं और आपसे बात करता हूं। देखो, पहली बात तो जयपुर शहर के लोग आपको बुलाएंगे ही नहीं। अगर बुलाते हैं तो क्या करते हैं? एक दिन मेरे साथ हुआ, देखो क्या वो सही है या वो होना चाहिए था। मुझे किसी स्टूडेंट ने अपने घर पे आमंत्रित किया, कहा कि सर आज हमारे घर पर आपको खाना खाना है, आप आ जाइए। मैं कहा ठीक है आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। जैसे ही मैं उनके घर पे खाना खाने गया तो देखा उनका 4 मंजिल का घर था। 4 मंजिल के घर में से 12 कमरे थे, जिसमें से 10 कमरे किराए पे दे रखे थे। खुद कितने कमरों में रह रहे थे? 2 कमरों में। चलो कोई बात नहीं, इससे अपने को क्या था, अपन तो वहां खाना खाने गए थे। जैसे ही मैं खाना खाने बैठा तो देखा उन्होंने अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार सब्जी, पूरी, हलवा, दही, रायता, सलाद, चटनी जो बना सकते थे ना, वो बेस्ट उन्होंने बनाया। मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया। तो मेरे साथ दिक्कत क्या हुई वो बताओ? बिल्कुल बता रहा हूं भाई, दिक्कत क्या हुई। मुझे ऐसे जैसे पीछे बोर्ड लगा, पीछे दीवार थी, जब सामने मेरे कैमरा लगा, यहां पर उनका टीवी लग रहा था और मुझे यहां बिठा दिया और टेबल पर सारी चीजें मेरे सामने रख दी और कहा गुरुजी खाना खाओ। लेकिन मुझे समस्या क्या आई वहां पर? इस साइड वो दोनों भाई बहन जो घर में थे वो खड़े हो गए ऐसे, इस साइड वो मम्मी पापा खड़े हो गए ऐसे और बोलते हैं गुरुजी खाना खाओ। क्या इस कंडीशन में आदमी खाना खा सकता है क्या? अरे बोलो खा सकता है क्या? बोलो नहीं। अरे मैंने खाया, मैंने तो उस समय खा लिया। लेकिन सिचुएशन क्या बनी? ऐसे 4 लोग अगर आपके ऊपर खड़े हैं लाइट की तरह, कैमरे की तरह, तो क्या भोजन कर सकते हैं क्या? नहीं। दोस्तों ये था जयपुर का जिमाने का तरीका, या इन्हें गेस्ट आने पर होटल में ले जाते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके को हम अपने गांव या घरों पे इंप्लीमेंट करें तो जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, सपोज करो गेस्ट कौन है? रैम है। खाना कहां रखा होता है? किचन में। किचन सपोज करो सेकेंडरी मेमोरी है। जब भी गेस्ट खाने की डिमांड करता है, मांग करता है, तो क्या वो डायरेक्ट किचन में जाएगा? क्या नहीं, वो किसे बोलेगा? हमें बोलेगा। टेक्निकली जो गेस्ट हमारे घर में खाना खा रहा होता है, उसके पास में हमारे पापा, चाचा या मामा कोई न कोई बैठकर साथ खाना खाते हैं, अकेले उसे खाना खाने का मौका नहीं देते हैं। और हमारा काम क्या होता है, आपका और मेरा काम क्या होता है? इस कैश की तरह खाना क्या करना? सप्लाई करना। टेक्निकली अगर मैं ये कहूं कि इस कैश के पास क्या खाना खाने की क्षमता होती है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर, कैश खाना नहीं खाता है, ये तो सेकेंडरी से लेकर रैम को सप्लाई करता है। मतलब इसके पास केवल और केवल डेटा का क्या रहता है? तो आप कहेंगे सर केवल और केवल डेटा का क्या रहता है? रेफरेंस रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कैश मेमोरी है वो आपकी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करती है।
लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल पर काम करने वाली जो मेमोरी है उसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कैश की, तो रैम में अक्सर प्रयोग में आने वाली सूचनाएं कैश मेमोरी में सेव रहती है। कुछ बात समझ आई? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारे घर में एक ही गेस्ट आता है तो हम अपना काम अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन अगर गेस्ट की संख्या ज्यादा हो गई, 10-15 गेस्ट आ गए, तो हम क्या करते हैं, अपने चाचा ताऊ के लड़के को, मित्र को बुला लेते हैं। अगर उससे भी ज्यादा गेस्ट की संख्या होगी तो अपने किसी दोस्त को बुला लेते हैं। यानी हम पहले से अपने घर में मौजूद है L1, एक चाचा के लड़के को बुलाना L2, पड़ोस के मित्रों को बुलाना क्या होता है, L3। यानी कैश मेमोरी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। क्या होती है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कैश मेमोरी में ये वाली कैश जो होती है ये आपकी कौन सी होती है, इंटरनल होती है। कैसी होती है? इंटरनल होती है। ये दोनों की दोनों कैश आपकी कैसी होती है, इन दोनों की दोनों कैश को हम कैसा बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी साइज सबसे बड़ी होती है, अगर आपसे पूछा जाए किसकी साइज सबसे बड़ी होती है, तो आप चित्र देखकर ही बता देंगे किसकी साइज बड़ी होती है। किसकी साइज बड़ी होती है तो आप कहेंगे सर L3 सबसे बड़ी होती है। अगर पूछे तो आप क्या कहेंगे, सर ये आपकी होती है फास्टेस्ट, ये क्या होती है, फास्ट, ये क्या होती है, स्लो। ये क्या होती है, लार्जेस्ट, ये क्या होती है, लार्ज, और ये क्या होती है, स्मॉल। बस एक बात याद रखना, कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, और कैश मेमोरी में सबसे छोटी कैश जो होती है उसे हम पहले से लगी हुई L1 कहते हैं, और जो आवश्यकता पड़ने पर बाद में हम अपने हिसाब से लगवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, L2 कहते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर L3 का ही इस्तेमाल हम करते हैं इस साइज के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों वास्तव में जब आप सीपीयू खरीदने जाते हो तो कैश का मैटर नहीं करता। आप ऐसा मत सोचना कि सर कैश ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जो पहले से लगी आती है वो कैश ऑलरेडी इंटरनल आपके प्रोसेसर के अकॉर्डिंग आपके सीपीयू में रहती है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ कंट्रोलिंग का काम करती है। इसलिए आप जब कंप्यूटर, मोबाइल या सीपीयू खरीदते हैं तब उसका कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा देखो, अगर मैं कहूं सबसे पहले जब डेटा सर्च होना शुरू होता है तो लेवल 1 कैश से शुरू होता है। लेवल 1 कैश में नहीं मिलेगा तो कहां पर सर्च करेंगे, लेवल 2 में, और फिर लेवल 3 का मतलब होता है कहीं भी आपके मोबाइल में डेटा रखा हो वहां से आपके डेटा को फेच करके लाकर आपको रैम को दे दिया जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है ये सबसे पहले सर्च करने वाली मेमोरी होती है, फिर ये दूसरे नंबर पर, ये कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पर सर्च करने वाली मेमोरी होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अब एक और कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ रहा है, सर हमने एक किताब में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किताब में पढ़ा था कि सर एक वर्चुअल मेमोरी और होती है, नोट। सर हमने किताब में पढ़ा था कि एक और मेमोरी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये सुनो। अभी हमने क्या बताया था कि हमारे पास एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक रैम होती है, और एक हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन है। कौन सी मेमोरी है मेरे पास, यहां पर सेकेंडरी। कौन सी मेमोरी है, यहां पर रैम। टेक्निकली अगर हम बात करें, समझाएं, सपोज करो एप्लीकेशन का साइज 50 KB है और रैम में जो स्पेस बचा हुआ है वो कितने KB का है, 40 KB का। अब यहां पर इस केस में इस जगह हम कितने KB इस्तेमाल करेंगे, 10 KB। टेक्निकली इस 10 KB को हम कौन सी मेमोरी का नाम देते हैं, टेक्निकली इस 10 KB को हम कौन सी मेमोरी का नाम देते हैं, तो आप कहेंगे सर
इसे हम वर्चुअल मेमोरी का नाम देते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या था ये समझो। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी से वो रैम के अंदर लोड होता है। रैम हमारी 2 GB 4 GB 8 GB रैंडम एक्सेस होती है, लेकिन उस प्रोग्राम का साइज कितने केबी का था? 50 केबी का था, और रैम में स्पेस कितने केबी का था? 40 केबी का। क्या ये प्रोग्राम इस रैम में चलेगा? क्या नहीं। वर्चुअल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब प्रोग्राम का साइज कम नहीं भैया, ज्यादा, तथा रैम का साइज कम होता है। जब प्रोग्राम का साइज ज्यादा और रैम का साइज क्या होता है? कम होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी का कुछ भाग रैम की तरह कार्य करता है। सेकेंडरी मेमोरी का कुछ भाग किसकी तरह कार्य करता है? रैम की तरह कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। कौन सी मेमोरी कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है मेरी बात। यहां से मुझे ये बताओ कि वर्चुअल मेमोरी की आवश्यकता कब पड़ी? जब रैम का साइज क्या था? कम था, और प्रोग्राम का साइज क्या था? ज्यादा। तब हमें वर्चुअल की आवश्यकता पड़ी, और वर्चुअल कितना हुआ? 10 KB। अब प्रश्न ये है कि वर्चुअल मेमोरी कौन सी मेमोरी का भाग होती है? तो आप कहोगे सर वर्चुअल मेमोरी कौन सी मेमोरी का भाग होती है? सेकेंडरी मेमोरी का। लिख देता हूं यहां पर, वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का भाग होती है। वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का भाग होती है, लेकिन रैम की तरह कार्य करती है। सेकेंडरी मेमोरी का भाग होती है, लेकिन किसकी तरह काम करती है? रैम की तरह। और जैसे ही हम ये कहेंगे कि भाई कंप्यूटर बंद हुआ और वर्चुअल मेमोरी क्या हो जाती है? हट जाती है। तो वर्चुअल मेमोरी का नेचर कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर वोलेटाइल। टेक्निकली एक और शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। सपोज करो इसका साइज था 50,000 KB, 5 लाख KB। इसमें स्पेस कितना था? 40 KB। क्या अब हमें लगभग 5 लाख KB वर्चुअल मेमोरी मिल जाएगा क्या? प्रश्न पूछा जाता है कि वर्चुअल मेमोरी का साइज किस पर आधारित होता है? वर्चुअल मेमोरी के साइज को हम किस कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं? तो आप इस बात का जवाब देंगे कि सर वर्चुअल मेमोरी का जो साइज होता है ना, वो साइज किस पे डिपेंड करता है? रैम और अगर मैं कहूं सेकेंडरी मेमोरी पे डिपेंड करता है। तो यहां पर हमने कहा वर्चुअल मेमोरी का साइज रैम व सेकेंडरी मेमोरी पर डिपेंड करता है, आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, आज के सेक्शन में इतनी ही हम बात करेंगे। जनरल भाषा में आज हमने मेमोरी के 2 टाइप के बारे में चर्चा की। पहला टाइप था हमारा रजिस्टर और दूसरा टाइप था कैच मेमोरी। उम्मीद करूंगा कि आज के सेक्शन से दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर साथ में हमने देखा कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी यहां पर हमने देखा। अब यहां से मुझे बताओ इन तीनों में सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो L3 है। और सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो आप क्या कहेंगे? L1 है। सबसे पहले डेटा L1 के अंदर सर्च होता है पर्टिकुलर फोल्डर में, फिर L2 जो एक्सटर्नल लगाई है आपने और L3 जो आपने एक्सटर्नल लगाई है उसमें डेटा सर्च होता है। केस मेमोरी आपके माइक्रो प्रोसेसर या रजिस्टर के साथ काम आती है। टेक्निकली केस का हम वैसे जब सीपीयू खरीदते हैं तो ज्यादा बात इसके बारे में नहीं करते। चलिए साथियों, आज के सेक्शन में इतनी ही बात करेंगे। कल की क्लास यानी अगले सेक्शन में हम चर्चा करेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और कैसे काम करती है। थैंक यू।